चल देख, कुछ कुछ बात हम लोग नोटिस कर लिए थे। क्या क्या नोटिस किए थे भाई? फ़ैन बंद कर दो ना, गर्मी लग रहा है क्या? लग रहा है गर्मी? बड़े हॉट हो यार, मतलब इतना क्या गर्मी, मतलब ठंड का मौसम है। हाँ वही तो, देखो यहाँ बंद कर दो बेटा, तेरे को अलग से न्योता दे। जब हम बोल दिए तो फिर मन का क्या मतलब, लैब इससे हो, अरे जी चढ़ के करना पड़ा। ठीक, आ जाओ। देखो कुछ कुछ कैलकुलेशन अपन नोटिस किए थे, है ना? क्या क्या बेटा? सबसे पहले देखे थे अपन एवरेज करंट, और फिर क्या देखे थे? नहीं, आरएमएस करंट, है ना? एवरेज करंट और आरएमएस करंट। उसके बाद इसी में देखे थे एवरेज ईएमएफ और आरएमएस ईएमएफ, है ना? दोनों का कैलकुलेशन अपन देख लिए थे। ठीक, मैंने बोला था कि आरएमएस का वैल्यू मैं बताऊंगा कि क्यों निकालना पड़ता है। ये अभी भी मैं बताने वाला नहीं हूँ, एक लेक्चर के बाद पता चलेगा। अभी कुछ कुछ और कैलकुलेशन बचा है, पहले वो कर लेते हैं। हालांकि आखिरी में मैं बताऊंगा कि आरएमएस का उपयोग कहाँ है। अभी कुछ कैलकुलेशन है वो देखते हैं पहले। चलो अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे सर्किट थ्योरी। जैसे याद है करंट में पढ़े थे सर्किट थ्योरी, सर्किट बनाते थे, बताते थे करंट कितना बह रहा है, किधर बह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। बहुत तरह का क्वेश्चन किए थे यार, कि किसी पॉइंट पे जीरो मानो, फिर पोटेंशियल लिखो, जहाँ नहीं मान पा रहे वहाँ एक्स मान लो, जहाँ नहीं मान पा रहे वहाँ वाई मान लो। ऐसे किए थे बहुत तरह का सवाल, दिल विल वाला सवाल किए थे पूरा। वैसे भी सर्किट थ्योरी का भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इस बार क्या डायरेक्ट करंट के थ्रू करेंगे? नहीं, इस बार अल्टरनेटिंग करंट के हेल्प से करेंगे, है ना? और अल्टरनेटिंग करंट वाला इतना आसान नहीं है, तो थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा, है ना? तो लिखो जरा सर्किट थ्योरी, सर्किट थ्योरी, सर्किट थ्योरी। ब्राइटनेस कम कर दिया है पवन? सर्किट थ्योरी। बेटा अपने पास तीन तरह का करंट एलिमेंट होता है, तीन तरह का डिवाइस जनरली होता है। कौन कौन सा? एक होता है रेजिस्टर, जो अपन करंट में पढ़े हैं। दूसरा होता है कैपेसिटर, जो अपन नहीं पढ़े हैं पर तुम जान लो कि होता है। क्या होता है? कैपेसिटर। क्या होता है बाबू? कैपेसिटर। और तीसरा होता है इंडक्टर, इंडक्टर पढ़े हो ना? रेजिस्टर क्या होता है बेटा? जो एनर्जी को खाता है, या फिर यूँ बोलो जो एनर्जी को कंज्यूम करके हमें देता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ विंड एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, है ना? ठीक, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो, बेसिकली वो एनर्जी मतलब हमें दे रहा है ना, कंज्यूम करके। दूसरा कैपेसिटर क्या होता है बेटा? एनर्जी को वो स्टोर करता है। क्या करता है वो? स्टोर करता है। इंडक्टर भी क्या कर रहा होता है? वो भी एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है। याद कर, इस तरीके से इंडक्टर कॉइल था, सोलेनोइड था, उसमें क्या जनरेट होता था? मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता था बेटा? तो वहाँ पे एनर्जी स्टोर होता था इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ। और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है ना, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और रेजिस्टर क्या कहता है? वो एनर्जी को खर्च कर रहा होता है। तो इन्हीं तीनों के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। कभी रेजिस्टर लगा करके सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे, कभी इंडक्टर लगाकर पढ़ेंगे, कभी कैपेसिटर लगाकर पढ़ेंगे, कभी दो दो लगा देंगे, कभी तीनों लगा देंगे। ऐसे करके डिटेल स्टडी करना है। पर रियल स्टडी क्या होगा? जब तीनों लगाएंगे, कैपेसिटर भी, इंडक्टर भी और रेजिस्टर भी। तो अभी पहले एक एक को डिस्कस करते हैं ताकि सीख पाएँ। हाँ, तो लिखो फर्स्ट में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का क्या मतलब है बेटा? केवल रेजिस्टर रहेगा उसमें, और कुछ नहीं रहेगा। चला जा, देख देखो इधर से बताते हैं। यूं, अब इसको एक सोर्स से जोड़ देते हैं। पर सोर्स कैसा लेने वाले बेटा इस बार? ऑल्टरनेटिंग। याद है ऑल्टरनेटिंग सोर्स का ऐसा होता है सिंबल, है ना? ऐसा सांप जैसा क्यों बनाते हैं? याद है ना? क्योंकि हायर और लोअर फिक्स नहीं होता, वो चेंज करते रहता है, तो ऐसा बना देते हैं। ठीक, चल बे, कहाँ गया? मान लेते हैं बेटा इसका जो ईएमएफ है ना, वो कुछ इस प्रकार है, E बराबर A0 साइन ओमेगा टी।
फाई भी ले सकते हैं, अगर फाई 0 ले लेते हैं, ऐसे रहने देते हैं, थोड़ा ईजी रहता है ना। मान लेते हैं E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी है सोर्स का EMF, जो कि लगातार चेंज हो रहा होगा। हाँ चल, और इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस अपन मान लेते हैं बेटा R दिया हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। करंट का मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहे बेटा, जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इसके अक्रॉस भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ बीच में कोई चीज़ तो है नहीं यार, है ना। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा बेटा जितना ये वाला है। क्या तो बता, करंट कितना लिखते हैं रजिस्टर के अक्रॉस? I बराबर बेटा E अपॉन R, यही लिखते हैं क्या पवन? सही है। तो करंट को क्या लिख देते बोल? E कितना है बेटा किसी भी इंस्टेंट पे? E नॉट साइन ओमेगा टी बाई R। ऐसा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था बेटा? E नॉट बाई R साइन ओमेगा टी। आ गया क्या करंट? अच्छा, साइन के बाजू में जो भी है वो क्या मैक्सिमम करंट रहा होगा, याद है ऐसा बताया गया था। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे I नॉट क्या है बेटा? मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट ऐसे लिख सकते हैं ना। जहाँ पे मुझे पता है कि I नॉट कुछ और नहीं है बल्कि मैक्सिमम करंट है और इसका वैल्यू है E नॉट बाई R। कोई तकलीफ? बात समझ में आ रहा है? चलो, तो इस रेजिस्टर के क्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है और इस रेजिस्टर में करंट कितना बह रहा है मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। दे रहा है क्या? मुझे बताओ, अगर टाइम t बराबर 0 पे मैं अगर बात करता हूँ तो टाइम t बराबर 0 पे EMF कितना होगा? 0। यहाँ पे t बराबर 0 पुट कर दो, साइन 0 का वैल्यू 0। करंट कितना बह रहा होता? 0। मतलब यहाँ पे करंट 0 है तो वहाँ भी करंट 0 है। अगर हम यहाँ पे ओमेगा टी का पूरा वैल्यू मान लो मैं बोल देता हूँ, या टाइम मान लो हम ले लेते हैं बेटा π/2 ओमेगा। कितना? अगर मैं टाइम ले लेता हूँ π/2 ओमेगा तो EMF कितना हो जाएगा? यहाँ π/2 ओमेगा पुट कर, π/2 ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा कटा π/2 हुआ ना रे अंदर, तो साइन π/2 कितना हो गया? 1 ना। तो EMF कितना हो गया? E नॉट, एंड दैट विल बी द मैक्सिमम EMF। उसी वक्त पे अगर यहाँ भी टाइम t बराबर कितना बोले थे? π/2 ओमेगा, तो करंट कितना हो गया? I नॉट। मतलब जिस वक्त पे EMF मैक्सिमम होगा उस वक्त पे करंट भी मैक्सिमम होगा। जिस वक्त पे EMF 0 होगा उसी वक्त पे करंट भी 0। क्या करंट और EMF साथ साथ चल रहे हैं? जब ये मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम, जब ये 0 तो ये 0, जब ये मिनिमम तो ये मिनिमम। कोई तकलीफ? तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इन दोनों का फेज सेम है। फेज बेसिकली क्या दिखाता है पता है? तुम लोग को टर्म में हम बताए होंगे कि यहाँ पे जो पूरा लिखा रहता है ओमेगा टी प्लस 5 इसको फेज बोलते हैं, और 5 को क्या बोलते थे बेटा? इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट, और पूरे टर्म को फेज कहा जाता था। फेज क्या दिखाता है पता है? उसका सिचुएशन क्या है, करंट कितना बह रहा है, किधर बह रहा है, पूरा जानकारी। बेसिकली फेज क्या दिखाता है बेटा? उसका कंडीशन क्या दिखाता है? तो इन दोनों का जो कंडीशन है वो हर वक्त पे सेम है कि नहीं है? अगर ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम, ये 0 तो ये भी 0। मतलब दोनों का फेज क्या है बेटा? सेम है। और ऐसे भी दिखाई दे रहा है सर, देखो ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी, तो फेज सेम है कि नहीं है? आ रही बात समझ में बेटा? तो सेम फेज को डायग्राम के फॉर्म में अपन ऐसे दिखाते हैं। करंट अगर यूं है तो EMF भी यूं है, या EMF को वोल्टेज भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ऐसे दिखाने का क्या मतलब है? दोनों एक साथ चल रहा है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है तुम देख सकते हो। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी करोगे तो कितना हो गया? तो ऐसे एंगल बोलना नहीं चाहिए, गलत बात है, क्योंकि जब SHM में आओगे तो एक्चुअल में वो एंगल नहीं रहता है, वो कंडीशन दिखा रहा होता है। आ रही बात समझ में? आप ऐसी नॉर्मल तरीके से सोचने के लिए अभी सोच लें कि इसका एंगल ओमेगा टी था, उसका भी एंगल ओमेगा टी था, तो दोनों के बीच का एंगल डिफरेंस कितना है? 0। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत? पर कॉन्सेप्चुअली आपको क्या समझना चाहिए बेटा कि दोनों का कंडीशन सेम है, मतलब एक मैक्सिमम तो दूसरा भी मैक्सिमम, क्योंकि कंडीशन सेम है इसलिए अपन ऐसे दिखाया जाता है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक चीज़ सवाल पूछते हैं तुमसे, बताना मुझे बेटा, ये तो मैं लिख सकता हूँ I नॉट बराबर E नॉट अपॉन R, कोई तकलीफ नहीं है। अभी यहाँ पे लिखे थे ना अपन, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं ऐसे लिख सकता था I एज ए फंक्शन ऑफ t इज इक्वल्स टू E एज ए फंक्शन ऑफ t अपॉन R? ये सही है कि गलत है?
ई एज ए फंक्शन ऑफ टी का क्या मतलब है? किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे। ये सही है क्या? देख तो बिल्कुल, देखना यहाँ कहाँ गया ईएमएफ और करंट। देख, अगर तुम डिवाइड कर दोगे बेटा, आई बराबर क्या लिख सकते थे? आई बाई ई कर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते थे ना, ई को, या ई बाई आई कर दो। जैसे ई बाई आई करोगे तो ऐसे लिख सकता था, ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आई नॉट साइन, ऐसा लिख सकते थे बेटा। ये कट गया क्या? अब याद कर, ई नॉट को क्या लिखा जा सकता है? आई नॉट आर, क्या लिखा जा सकता है? आई नॉट आर बाई आई नॉट। कट गया? तो क्या देख, ये रिलेशन भी दिख रहा है, आई एज ए फंक्शन ऑफ टी इक्वल्स टू ई एज ए फंक्शन ऑफ टी बाई आर, दिख रहा है ना। इसका मतलब ये भी सही है। मैक्सिमम, ये आई नॉट क्या था? मैक्सिमम करंट, और ईएमएफ क्या था? ये वाला मैक्सिमम ईएमएफ। मतलब मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम ईएमएफ का भी रिलेशन ऐसे लिख सकते हो, और किसी भी वक्त पे करंट और ईएमएफ का भी रिलेशन ऐसे तुम लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? बोलो कि सर कौन सी बड़ी बात है, दिख तो रहा, इतना काहे बोल रहे हो? क्योंकि जो नेक्स्ट सर्किट पढ़ाएंगे उसमें ऐसा दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे जोर दे रहे हैं। मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम ईएमएफ का रिलेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे भी करंट और ईएमएफ का इक्वेशन ऐसे बैठेगा ये जरूरी नहीं है। रजिस्टर के केस में बैठ जाता है, क्योंकि दोनों का फेज सेम रहता है। क्या सेम रहता है? कोई तकलीफ? तो ये दोनों भी अपन हर बार देखते चलेंगे कि ऐसा बैठेगा कि नहीं बैठेगा। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? उतार सर, फेज है क्या? फेज मैंने बोला ना, ये वाला, इसके अंदर का एंगल। एंगल क्या दिखाता है? एक्चुअल पे वो एंगल नहीं दिखाता, वो कंडीशन दिखाता है कि करंट उस समय मैक्सिमम है कि मिनिमम है कि जीरो है, क्या है। समझ आया? जैसे यहाँ टी बराबर जीरो ले लेते हैं तो करंट क्या हो जाता है बेटा? जीरो। तो उसमें जीरो मिनिमम होता है। मिनिमम कब होता है? माइनस साइन नॉट। क्या बोल रहे हो? जब साइन का वैल्यू -1 हो जाता, जब इसका अंदर में क्या हो जाता? पाई हो जाता। समझ पा रहे हो? तो अंदर वाला चीज़ पे डिपेंड कर रहा है ना बेटा कि करंट मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा कि जीरो होगा। तो ये क्या दिखा रहा है? कंडीशन ऑफ द करंट कि मैक्सिमम है कि मिनिमम। हाँ, जो भी रहता, जो भी रहता, उतना क्या है बुद्धि लगा रहे, जो भी रहता, जो भी रहता। तो ये यही तुमको बता रहा है ना कि करंट मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग यू, फेज रिप्रेजेंट द कंडीशन। बस अभी इतना समझ। डायरेक्शन मैंने क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि कभी पॉजिटिव इधर होगा, कभी नेगेटिव इधर होगा। मतलब कभी करंट इधर बह रहा होगा, कभी उधर, इसलिए डायरेक्शन नहीं दिखाया गया। कभी इसमें करंट इधर बह रहा होगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। 1 सेकंड में 100 बार चेंज हो रहा होगा, याद कर। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है, याद है ना? 100 बार डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे दिखा पाएंगे? इसलिए डायरेक्शन नहीं दिखा रहे वहाँ। हाँ, कोई सवाल? हाँ सर, आई नॉट ई नॉट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि जैसे आई नॉट बढ़, हाँ है बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है? मतलब आर बढ़ेगा घटेगा, मतलब बाई में आर क्यों नहीं? आर किस पे फिक्स है? आर किस पे डिपेंड करता है? आई नॉट और ई नॉट पे डिपेंड करता है क्या? आर ई नॉट और आई नॉट पे डिपेंड करता है क्या? आई नॉट पे डिपेंड करता है। कौन बोला तुमको? सर जितना आर किस पे? हेलो, भी इक्वल्स टू आई आर में आर भी और आई पे डिपेंड करता है। भी और आई पे डिपेंड नहीं करता, डायमेंशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। पूरा कहानी तो पढ़े थे यार, इंडक्टर के केस में भी नहीं बताए थे कि फॉर्मूला भले भी इक्वल्स टू आई आर है, पर आर भी और आई पे डिपेंड नहीं करता, वो डायमेंशन पे डिपेंड करता। आर फिक्स है बेटा, ठीक है? आर फॉर्मूला में आ गया बस। जल्दी उतारो, ये सिंपल है, उतना ज़्यादा नहीं है ये। मेन तो अभी आएगा। क्या पवन मैथ्स क्लास था आज? क्यों? वाह, इसलिए तुम भी पूछ रहा था हमसे क्लास है कि नहीं? मेरा छुट्टी नहीं हुआ था। हाँ, अब तो वैसे भी छुट्टी छुट्टी आ रहा है, और एकदम मेरे को घर जाने का मन नहीं है छुट्टी में। पूछो क्यों? कोई मेरे को याद दिलाया था परसों, मेरे घर के पास ना चोंगा लगा देता इतना बड़ा वाला,
और इतना आवाज़ करता है, इतना आवाज़ करता है, मतलब पूरे पहले भी डिस्कस किए हैं क्या हम लोग? मेरे को याद आ रही, यही पूछी थी ना। हाँ बोलो रे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? नहीं, स्पीकर बोलेंगे और क्या बोलेंगे? स्पीकर भी नहीं बोलेंगे उसको, उसको एम्पलीफायर बोलेंगे। यस, ऐसे नहीं रहता, ऐसा। हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। वर्ल्ड कप टाइप का। तो वो लगा रहता है बेटा, वो इतना आवाज़ करता है यार, मेरे पूरे घर में ना ठीक से बात नहीं कर पाओगे घर में आपस में, इतना आवाज़ करता है। हाँ उस समय पापा डांटते रहते थे तो अच्छा लगता था, लगता था पापा को मीट कर दिया कोई। हो गया। पर पापा कम नहीं थे, फिजिकली उतर आते थे, वो झापड़ लगता था। हाँ ठीक है, हो गया। एक सवाल कर लेते हैं फटाक से, वैसे इसमें कोई खास दम तो नहीं है, सिंपल है। सवालों को कैसे करेंगे बेटा? जैसे मैं करूँगा वैसे ही आप करिएगा, तो अगर अपने से काबिल बनिएगा फंस जाइएगा आगे चल के, मैं लिख के देता हूँ। तो जैसे हम फॉर्मेट बताएंगे वैसे ही करना। मान लेते बेटा कि इसमें ईएमएफ कुछ दिया गया है ऐसा, 4 sin थोड़ा सा एक लैंग्वेज लिख लो बेटा नीचे। फ्रॉम above it is clear that phase difference between current and voltage या potential difference कुछ भी लिख सकते हो। phase difference between current and potential difference is 0 डिग्री। दिख रहा है ना, 0 डिग्री रहता है ना बेटा। इसका भी ओमेगा टी है, वहाँ भी ओमेगा टी था, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी खत्म हो गया था। फेज डिफरेंस 0 रहता है। अब सवाल देखो, थोड़ा अच्छा ही सवाल कर लेते हैं एक ही बार। मान लेते सवाल ऐसा कुछ दिया हुआ है, यूँ। अब तुमसे पूछ रहा है ना सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला सवाल इसमें पूछेगा, बताओ मैक्सिमम ईएमएफ कितना है। सवाल लिख देते हैं, उसके बाद लिखना। पहला क्वेश्चन, ई मैक्सिमम। दूसरा क्वेश्चन, ई आरएमएस। तीसरा क्वेश्चन, आई मैक्सिमम, आई आरएमएस। आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। यही 5 सवाल बनेगा बस। बता दो फटाफट आंसर, बोल बेटा। ई मैक्सिमम क्या सवालों में दिख रहा है तुझे? कितना है बोल? 4 वोल्ट है ना, वोल्ट में दिया हुआ है। चल बोल, दूसरा बोल। ई मैक्सिमम हो गया। ई आरएमएस बोल बेटा। क्या होता फॉर्मूला? होता था ई नॉट बाई, तो कितना हो गया ये? 2√2 हो गया। नेक्स्ट बोल बेटा, आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम मतलब आई नॉट निकालने बोल रहा है ना। तो अभी अभी देखे थे बेटा, आई नॉट क्या होता था? ए नॉट अपॉन, बोल बेटा ई नॉट कितना आया हुआ है? 4। आर कितना है? तो कितना हो गया? 2 एम्पियर। अब आगे पूछा गया है आई आर एम एस, बोल दे। आई नॉट बाई √2 मतलब 2/√2 मतलब 2/√2 सही है। अब आगे पूछा गया आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब किसी भी वक्त पे हैं, ऐसे लिखेंगे। रुको, ऐसे लिख, कभी भी ऐसे लिखना सीखो बेटा। आई एज ए फंक्शन ऑफ टी इक्वल्स टू आई नॉट साइन। देखो वहाँ साइन था तो साइन लिखो, ठीक। ओमेगा टी जो भी लिखा हुआ है ओमेगा तो सेम ही रहता है, प्लस π/6। फेज डिफरेंस कितना होता है दोनों का? 0। तो जो अंदर में रहेगा यहाँ भी सेम रहेगा।
तो पूरा लिखा हुआ 16 पाई टी प्लस पाई बाई 6, तो यहाँ भी पूरा लिख दो। अब आई नॉट का वैल्यू तूने निकाल रखा है, क्या लिख दे बोल? रूट टू कहाँ है रे? 2 है। 2 साइन 16 पाई टी प्लस पाई बाई, सो सिंपल। कोई दिक्कत? बहुत बेकार सवाल था। ऐसा ही सवाल पूछा जाता है, मतलब ये तो फिर भी तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा, अभी जो नेक्स्ट आएगा उसमें मज़ा आएगा। कोई दिक्कत है? उतारना मत अभी, ये सवाल बना के उतारोगे। एक और क्वेश्चन यहीं पे, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। चार ओम दिया हुआ है। इस बार जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वो करंट सवाल में दिया हुआ है बेटा। करंट दिया हुआ मान ले 3 साइन, 1 मिनट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ पूछा जा सकता था, वो भी निकाल लेते हैं। एक और चीज़ पूछा जा सकता था बेटा, इसमें ओमेगा क्या है और दूसरा फ्रीक्वेंसी क्या है, बता दे। ओमेगा कितना है? 16 पाई। इसका यूनिट बोल सकते हो क्या कोई? हाँ, टी क्यों लेंगे? ओमेगा टी जैसा इक्वेशन होता था, देख, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। टाइम रहेगा ना, समय के साथ ही तो चेंज करता है ना। बोल, ओमेगा कितना हो गया? 16 पाई हो गया। यूनिट क्या लिखोगे यहाँ पे? सर ओमेगा टी है ना बेटा। अंदर का जो भी चीज़ होना चाहिए वो तो डायमेंशन लेस होना चाहिए ना। एंगल का कोई डायमेंशन होगा क्या यहाँ पे? डायमेंशन तो यहाँ पे टी है, मतलब यहाँ सेकंड होगा यूनिट, तो इसका कुछ 1/सेकंड होना चाहिए, तभी ना कट के वहाँ डायमेंशन लेस होगा। तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? पर सेकंड। वैसे भी तुझे पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता था? सेकंड का पावर -1, जिसको हर्ज बोलते थे, याद है? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इतना सेकंड का पावर -1 या इतना हर्ज। कोई दिक्कत? वैसे हर्ज लिखना नहीं चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओमेगा के लिए हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल करोगे। आगे बात समझ में बेटा? सेकंड का पावर -1 या इतना पर सेकंड। समझ में ऐसा क्यों हो रहा है? कोई दिक्कत? क्योंकि पर सेकंड करोगे तभी ना ये सेकंड कट के ख़त्म होगा। आगे बोल बेटा। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता था ओमेगा का? 2πf होता था। तो तुझे ओमेगा पता है ना बेटा? ओमेगा बराबर क्या होता था? 2πf। तो f बराबर क्या हो गया? ओमेगा बाई ओमेगा, तुझे पता है 16 पाई बाई 2π। आंसर बोल, 8 हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? तो इतना कुछ निकाल सकते थे। इनिशियल फेज भी दिखाई दे रहा है क्या? अगर निकालना चाहो बेटा तो इनिशियल फेज क्या है? π/6 रेडियन। डिग्री में लिखना चाहो तो वही क्या है? 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सारा सवाल है और क्या। चलो इसमें भी एक कर लो। इस बार देख, इस सवाल में क्या है बेटा कि तुम्हें ईएमएफ दिया हुआ था ना, इस सवाल में मैं क्या दे रहा हूँ? करंट। क्या दे रहा हूँ बेटा? करंट दे रहा हूँ, ऐसा कुछ। चलो इसमें भी कुछ अच्छा चीज़ सिखा देते हैं। देख, ऐसा दिया हुआ बेटा, फिर से सारा सवाल वही है। सवाल सुन लो, सवाल थोड़ा इस बार अलग तरीके से होगा। ऐसा सबसे पहले ये पूछा गया है, हाँ, ओमेगा क्या है। उसके बाद पूछा गया एफ क्या है, उतारो मत ना भी। उसके बाद पूछा गया आई नॉट क्या है, आई आर एम एस क्या है, ई नॉट क्या है, ई आर एम एस क्या है, ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या है। हाँ, और कुछ? बस चल बता दे फटाफट भाई। बोलो बाबू, सबसे पहले बोल ओमेगा। 8 पाई। पूरा बोला कर, 8 पाई। ठीक, दूसरा बोल बेटा। क्या दिखाई दे रहा है? सिंपल एकदम। श्रेया समझ में आ रहा है? ओमेगा क्या है? इतना ओमेगा क्या लिखते? 2πf। पाई पाई गया, 2 से कट गया तो 4 हो जाता। ठीक, आगे बोल बेटा। आई नॉट 3 एम्पियर। आई आर एम एस 3/, एम्पियर, यही ना? थ्री मज़ा नहीं आ रहा है। अब बोल 8√2
सही है। चल आगे बोल बेटा, आगे क्या निकालना है रे? ई नॉट क्या लिख सकते थे? सर एक सेकंड। मैक्सिमम वाला क्या था फॉर्मूला? आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर। तो ई नॉट इक्वल्स टू आई नॉट आर लिख सकते थे बाबू। ई नॉट को क्या लिख सकते थे? आई नॉट इंटू आर। हाँ ठीक है, कितना हो जाता है? आई नॉट कितना आया है? 16 गुना 4 64 वोल्ट है ना। अब बोल बाबू ई आर एम एस। ई नॉट बाई रूट 2 ना। √2 32 हाँ √2 32 √2 32 √2 सही है, कोई दिक्कत? और कुछ निकालना है? सिर्फ इसी पर ई आर एम एस ई नॉट बाई √2 होता है बेटा। ई नॉट निकाल रखे हैं अपन 64 बटा √2। 64 को क्या लिखते? 32 गुना 2 2 बटा √2 32 √2। ठीक है, यस आगे ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखना चाहिए बेटा? ध्यान सुन, ऐसे लिखना चाहिए ई नॉट, पहले ई नॉट लिख देना चाहिए मैक्सिमम, उसके बाद लिखना चाहिए बेटा साइन, जो भी है क्वेश्चन में साइन के फॉर्म में था ना, तो साइन लिखिए और अंदर में जो था वो लिख दीजिए, क्योंकि दोनों का फेज क्या रहता है? सेम रहता है। तो लिख दो 8 पाई टी माइनस 7 हो गया, कोई दिक्कत? सोच यहाँ कॉस रहता तो तू क्या लिख देता? कॉस। अच्छा एक और चीज़ सिखाते, मान लो बेटा तुमसे पूछ दिया ना 1 सेकंड पे बताओ ईएमएफ कितना है, बढ़ा ही देते हैं, मजा आएगा। बताइए ईएमएफ एट टी बराबर 1 सेकंड। तेरे से ये सवाल पूछा है तो तुम ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल चुके हो ना? कैसे निकालते? क्या टाइम के जहाँ पे 1 पुट कर देते बेटा? पुट कर यहाँ, तो क्या लिखते हैं? ई नॉट साइन 8 पाई माइनस 60। सॉल्व कैसे करते हैं आगे? 23 वो तो ठीक है। 3 कर देंगे एंड देन माइनस करके 23। क्या ये समझ पा रहे हो? दोनों को डिग्री में रखोगे चाहे दोनों को रेडियन में, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर ले π/3 सॉल्व कर दे, या फिर इसको डिग्री में चेंज कर दे और सॉल्व कर दे। इस बात को ध्यान में रखोगे, है ना? पता चला कि इसके बाद कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, किसी एक को डिग्री में, मतलब दोनों को डिग्री में या दोनों को रेडियन में सॉल्व पुट करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, हो जाएगा ऐसा सिंपल सवाल। अब उतारिए फटाक से एकदम, 2 क्वेश्चन है। कौन भैया बोली? अच्छा कोई लड़की भैया बोल दे, मार्केट में कोई नहीं देखता। हाँ मेरे को तो नहीं बोल रही होगी। अरे पवन बोल दो बे, हाँ बे, मतलब ऐसे। तेरा कांड बच गया, मेरे को अजीब लग रहा है। मेरा बस चले तो पापा को फ़ोन करके बता दे। ये देख लो ब्लैकमेल करता है, मांगो इसे 10-20 हज़ार रुपये, ब्लैकमेल कर उसको। कुछ नहीं होगा, बच गया नहीं पूरा। अब चालू नहीं जाना, कुछ नहीं बोला जाएगा। अरे भैया भैया से गोपाल पे उतर आई, लगता है चाची मम्मी को किसी को बुला ली नहीं। अरे पवन, ये ऑन किया था फ्लाइट मोड? हाँ गुड, समझदार हो गया है तुम, मतलब। सर अगर वो कॉस के टर्म में दिया रहेगा तो हम कॉस को नहीं कॉस है तो कॉस में ही रहने दीजिए। जैसे ये साइन में सवाल दिया है ना, तो आप साइन में रहने दीजिए करंट का, और अगर करंट साइन में दिया है तो आप ईएमएफ को भी साइन में रहने दीजिए। कॉस में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत तो E नॉट साइन ओमेगा t + 5 होता है। जरूरी नहीं है, कॉस में भी रह सकता था। हम साइन में लेकर चलते थे तब ना बेटा, क्या हम इसी को कॉस में नहीं लिख सकते हैं? कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? हम चाहें तो कर सकते हैं। तो जब सवाल रहे तो कॉस में भी दिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉस भी तो सिनुसॉइडल ही रहता है, देख, तो कॉस में भी दिया जा सकता है। पर यही 2 फॉर्म है, केवल साइन और कॉस। टैन में नहीं आ सकता कि टैन सिनुसॉइडल रहता है यार, बस ये तो बस ऐसा रह जाता है। तो आपको साइन और कॉस दोनों भी दिया जा सकता है। आप कोशिश करें कि साइन में सॉल्व करें हमेशा।
सर उसमें हम डायरेक्शन कैसे दिखा दें कौन सा बोलना? उसमें? अरे डायरेक्शन नहीं है वो, मतलब मैं ये एक्चुअली मैं यहाँ लिखना चाह रहा था करंट का वैल्यू, इसलिए हम यहाँ लिख दिए थे। या अगर हम मान ले डिफेंड करना चाहते हैं अपने को, तो बोलते कि एक स्टैंड पे तो उधर हो ही सकता है, जस्ट अगले स्टैंड पे चेंज हो जाता। एक्चुअली हम वहाँ लिखना चाहते वो करंट का वैल्यू, पर बहुत बड़ा था ना इसलिए नीचे लिख दिया। एकदम स्टेप वाइज सीखते जाना, कोई भी छूटना नहीं है। श्रेया समझ में आ रहा है बेटा ना? सर आप कोचिंग कितना बजे आ जाते हैं? कितने बजे से जाते हैं? आते हैं दैट डिपेंड्स। आजकल कभी 1 बजे भी आ जाते हैं, कभी 2 बजे। मैच टू मैच 2 बजे तक आ ही जाते हैं मोस्टली। आगे पढ़ना होता है क्या? अच्छा तो आ जाए कर, आ जाए करो ना, या फिर पूछ लिया करो एक बार कि कहाँ हैं आप। और अगर उससे भी पहले तुम आना चाहो तो भी आ जाया करो, क्योंकि कोचिंग खुली रहती है। पढ़ने में तो देरी ज़्यादा आने लगा। धनिया लेने जाओ, पता चला पुदीना लेके आ गए, उसमें भी लात खाओ। और चाहे सब्जी तुम कितना भी अच्छा लाओ, मम्मी डांटेगी एक बार। जवान ला दी। इधर हो गया सबका? पता है कल रात में हम कौन सा कारनामा किए हैं? बारिश हो रहा था छत पे खूब, और हम छाता लेकर कपड़ा सुखाने गए। समझ रहे हो ना? हाँ? सर कपड़ा कैसे सुखाने गया? कपड़ा तो और गीला हो रहा है। अरे तो अगर रूम में रखा रहेगा तो महकने लगेगा ना, हाँ तो भीगना ही है, तो अच्छे से भीगते रहो। फिर क्या करें, कोई ऑप्शन भी नहीं है, नीचे डाल नहीं सकते कहीं। पंखा चला दीजिए। नहीं, तुम अगर नोटिस की होगी तो फ़ैन चलाओगे ना रूम में अगर कपड़ा डाल करके, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गर्मी लगने लगता है। एहसास किया हो कभी? खिड़की और हम लोग के रूम में वैसे तार वार नहीं है, मेन बात ये है बस। तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं। हो गया बाबू? चलो, ये बहुत सिंपल था, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अब लगाना पड़ेगा। मिटा दूँ? चलो अब लिखो नेक्स्ट में, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, 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 प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव का मतलब इस बार केवल कैपेसिटर होगा। थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में बता दे एक बात। जैसे मान लो बेटा ये कैपेसिटर का नोटेशन होता है ना, और यहाँ पे दिया रहता है बेटा कैपेसिटेंस। जैसे रेजिस्टर का होता है रेजिस्टेंस, इंडक्टर का होता है इंडक्टेंस, वैसे कैपेसिटर का होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस। मान लेते बेटा इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो भी है, कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो फॉर्मूला क्या होता है? और अच्छा कैपेसिटर है तो यहाँ पे कुछ चार्ज जमा रहता है। ऐसे मान ले यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे कितना बेटा? माइनस क्यू। तो इन क्यू सी और वी में रिलेशन क्या रहता है? सी इक्वल्स टू होता है बेटा क्यू बाई वी।
पढ़े हो क्या स्कूल में? हाँ अटैक भी कर देगा। हाँ करता है अट्रैक्ट, बिल्कुल करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी निकलवाएंगे जब कैपेसिटर पढ़ाएंगे तो। एक्चुअल में कैपेसिटर ऐसा नहीं होता है, बीच में कुछ मटेरियल डाला हुआ रहता है तो अट्रैक्ट करता है, तो उसको रोके रहता है ऐसे पकड़ के। समझ में आया? ठीक, ये फॉर्मूला पता था सबको? थोड़ा बहुत भी पढ़ी हो ना? C बराबर क्या होता है? Q इज इक्वल टू CB पढ़ते हैं तो एक ही बात हुआ। कैपेसिटेंस का जब डेफिनेशन देते हैं तो ऐसे बोलते हैं, रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट, सॉरी पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे बोलते हैं। तो C बराबर Q/V बोलते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, C इक्वल्स टू Q/V होता है, जहाँ पे C क्या है? कैपेसिटेंस। क्या है बेटा? Q क्या है? चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक, इतना ध्यान में रखो, बाकी हम देख लेते हैं, मतलब आगे समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो आगे। मान लेते हैं एक सर्किट है हमारा कुछ ऐसा बेटा, जिसमें यूं एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक इसको ऑल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ देते हैं। मान लेते हैं ये जो सोर्स है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ऐसा दिया हुआ है, ओमेगा टी करके, यूं ऐसा करके। जो ईएमएफ यहाँ आया या जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी रहेगा बेटा? रहेगा ना। मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है C, तो इस पर कितना चार्ज जनरेट हुआ, इस पर प्लस Q, इस पर माइनस Q। Q का क्या वैल्यू है, कैसे निकाल सकते? इस फॉर्मूला से निकाल सकते थे क्या? बोल Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? C इंटू V होता है ना बेटा। यहाँ कितना है? C इंटू E हो जाएगा क्या? बोल Q बराबर C इंटू E, मतलब C E0 साइन ओमेगा टी होगा क्या? तो ये तुझे क्या पता चला? चार्ज कितना स्टोर्ड है ना। चार्ज स्टोरिंग पर यूनिट टाइम इज नॉन एज करेंट, dQ/dt इज। मुझे करंट चाहिए था बेसिकली। अगर मुझे करंट चाहिए तो क्या मैं लिख सकता हूँ I बराबर dQ/dt बेटा, कि किस रफ्तार से यहाँ चार्ज जमा हो रहा है उसी को करंट बोलेंगे। तो I इक्वल्स टू dQ/dt। अब जरा उसको डिफ्रेंशिएट कर दे बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बाहर निकल गया C E0। इसको डिफ्रेंशिएट कर, ओमेगा भी बाहर निकल गया क्या बेटा? और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस होगा क्या? कोई तकलीफ यहाँ तक? बात समझ में आ रहा है? अब सुन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? I इक्वल्स टू E0 ओमेगा C साइन, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ओमेगा टी प्लस π/2। तुम्हारे मन में सवाल है सर π/2 माइनस ओमेगा टी क्या नहीं लिखे? यही ना बेटा। जब भी SHM में पढ़ाते, अगर पढ़ाते तो, कि जब भी इस तरीके से कन्वर्जन करना चाहिए ना, तो ये ओमेगा टी का साइन हमेशा प्लस में रखना चाहिए, ताकि जब हम इन दोनों का फेज डिफरेंस निकालें ना, तो ओमेगा टी कट जाए। क्या हो जाए? कट जाए। फिर तो वो माइनस में आता। अगर इसको क्या लिख, इसको π/2 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते थे ना, पर अगर इसको और इसको माइनस करते, फेज डिफरेंस निकालते, तो ओमेगा टी कटता क्या? π/2 तो फिर माइनस। हाँ वो चलेगा, वो चल सकता है, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू, वो चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर ये ओमेगा टी कट जाना चाहिए, क्योंकि टाइम के फॉर्म में कट जाना चाहिए। ऐसा क्यों कटना चाहिए सर? वो SHM में एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे से। हाँ, ये भी फॉर्मूला होता है साइन ओमेगा। हाँ सर। क्या बात कर रहा है? साइन थीटा प्लस 90 डिग्री कितना होता है बेटा? नहीं होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सही है ना? ऐसे लिखते हैं। तो किसी के मन में सवाल अगर आ रहा है कि π/2 माइनस ओमेगा टी क्यों नहीं लिखे, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए बेटा कि ओमेगा टी को हमेशा कैसे रखने की कोशिश करनी चाहिए? पॉजिटिव। क्यों रखना चाहिए? ताकि जब हम इन दोनों का फेज डिफरेंस निकालें तो ओमेगा टी कट जाए। ठीक है ना? ये तरीका होता है सॉल्व करने का। चल, ऐसे हमने लिख दिया। अब सुन, अब साइन, अब करंट तुझे आ गया ना बेटा, टाइम के फंक्शन में दिखाई दे रहा है ना। अब बस रीअरेंज कर रहे हैं। टाइम के फंक्शन में तो यहीं पे दिख रहा था, अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? केवल रीअरेंज कर रहा हूँ, ताकि सवाल बनाना आसान हो। अभी ध्यान से सुनना, क्या साइन के बगल में जो भी रहता है वो मैक्सिमम रहता है? करंट निकालो, मतलब ये क्या हो गया? पूरा मैक्सिमम करंट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता था बेटा? I बराबर I0 साइन
ओमेगा टी प्लस जहाँ पे आई नॉट क्या था रे बेटा, मैक्सिमम करंट, और आई नॉट को मैं क्या लिख सकता था बोल, ए नॉट, नहीं ये देखो इसको लिखे थे ना, जो लिखे उसको लिखो, इसको लिखे थे ना बेटा, कोई तकलीफ? अब ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी? कोई तकलीफ है? ऊपर जाके वही हो जाता। देख ना, ये नहीं दिख रहा तेरे को, करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस जैसा, आई इक्वल्स टू वी बाई आर जैसा। ये जो नीचे का टर्म दिख रहा है वो रेजिस्टेंस जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? वो रेजिस्टेंस नहीं है, पर रेजिस्टेंस जैसा दिखाई दे रहा है। जो यूनिट रेजिस्टेंस का होता होगा वही यूनिट इसका भी होगा कि नहीं होगा बेटा? बिल्कुल होगा ना। तो इसका पूरा का यूनिट क्या रहेगा बता? ओम। इसका यूनिट क्या हो जाता है बेटा? और इस पूरे टर्म को क्या बोला जाता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। तो इसको अपन ऐसे दिखाते हैं, ए नॉट बाई एक्स सी, वेयर एक्स सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बोल, बनने की क्या बात है? अगर यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लिखे, ध्यान से सुना, 1 बाई ओमेगा सी को मैं ऐसे लिख सकता था ना बेटा, 1 बाई ओमेगा सी को लिखा जा सकता था ई नॉट बाई आई नॉट। ई नॉट का क्या है यूनिट? वोल्ट। इसका क्या है यूनिट? वोल्ट बाई एम्पियर क्या होता है? ओम। ओम को तो डिफाइन ही ऐसे करते थे, भी इक्वल्स टू आई। आर क्या होता है? भी बाई आई, मतलब वोल्ट बाई ओम। तो वोल्ट बाई एम्पियर इज नथिंग बट ओम, तो इसका भी यूनिट वही होगा, क्योंकि पहले से हम लोग डिफाइन कर रखे कि वोल्ट बाई एम्पियर इज ओम, तो इसका भी यूनिट क्या हो गया? ओम हो गया। तो ये यूनिट सेम है, हम ये नहीं कह रहे कि रेजिस्टेंस है, यूनिट सेम है। क्या है बेटा? यूनिट सेम है। लेकिन अगर आप ऐसे यार ये रेजिस्टेंस जैसा है तो आपको थोड़ा आसान होता है सोचना। रेजिस्टेंस है क्या वो? रेजिस्टेंस नहीं है, बस यूनिट सेम है रेजिस्टेंस जैसा, इसलिए अपन बोलते हुए रेजिस्टेंस जैसा है। और उसका नाम क्या दिया गया बेटा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सोच, अगर रेजिस्टेंस ही होता तो रेजिस्टेंस ही बोलते, काहे के लिए नया नाम देते? समझ में आ रहा है? बस रेजिस्टेंस की तरह यूनिट होता है, इसका नाम पूरा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसका फॉर्मूला कितना है बेटा? 1 बाई ओमेगा सी। और इसका यूनिट क्या है बेटा? ओम। कोई दिक्कत? तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ फिर से लिखते हैं आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई एक्स सी। अब सुनना, मैं ये लिख सकता हूँ आई नॉट इक्वल्स टू, कौन वीडियो में आ रहा है इधर? अरे ना, आई नॉट को मैं लिख सकता हूँ ई नॉट बाई एक्स सी। क्या मैं ये लिख सकता हूँ आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल्स टू ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बाई एक्स सी? लिख सकता हूँ क्या? चेक करो। देख, आई नॉट और ई नॉट का तो रिलेशन अभी अभी अपन देखे, ऊपर वाला सही है, पर देख बेटा ई एम एफ कहाँ था? ई एम एफ देख, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट देख आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। क्या ई और आई का ऐसा रिलेशन आएगा क्या? फेज डिफरेंस अलग अलग है। देख, लिख सकते हो क्या? किसी भी टाइम टी वक्त पे वो रिलेशन सही नहीं है। मैक्सिमम वाला रिलेशन सही है, मैक्सिमम को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं आई नॉट बराबर ई नॉट बाई एक्स सी, बट किसी भी टाइम टी पे आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इक्वल्स टू ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी बाई एक्स सी नहीं लिख सकते, बिकॉज दोनों का फेज अलग अलग है। बिकॉज दोनों का फेज वो साथ साथ नहीं चल रहे। तो देख, अगर बेटा मैं टाइम मान लो 0 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? तो देख, टाइम 0 लोगे तो करंट मैक्सिमम होगा, देख होगा, और यहाँ पे 0 लेके देख ईएमएफ 0 हो जा रहा है। वहाँ मैक्सिमम तो ये 0, अगर वो 0 ले लेते तो ये मैक्सिमम हो जाता, होता कि नहीं होता? तो एक मैक्सिमम तो दूसरा 0, एक 0 तो दूसरा मैक्सिमम, साथ साथ चल रहे हैं क्या? नहीं। कितने डिफरेंस पे चल रहे हैं? π/2। कितने डिफरेंस पे? π/2। चूंकि फेज सेम नहीं है, दैट्स वाई आप वो नहीं लिख पाएंगे, आप डिवाइड भी करेंगे तो ऐसा नहीं आ पाएगा। आ रही बात समझ में? पर रेजिस्टिव वाले सर्किट में ऐसा हो पा रहा था, है ना। तो ये वाला सही है पर ये वाला गलत है, इसको ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत? अच्छा, उस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं बेटा। डायग्राम कहाँ बना दे? ये वाला समझ में आ गया था ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, वो डायग्राम बना दे रहा हूँ। बता बेटा, इसमें कौन आगे आगे चल रहा है? करंट की ईएमएफ?
करंट किसका फेज ज़्यादा है? का करंट का फेज ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? π/2 ज़्यादा है फेज डिफरेंस। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है बेटा? π/2। तो बताओ अगर फेज डिफरेंस π/2 है और आगे कौन है रे? करंट आगे है। तो देख अच्छा एंगल मेजरमेंट अपन किधर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज करते हैं क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, पता है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा अगर मैं वोल्टेज इधर दिखाता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट इससे कितना 90 डिग्री ज़्यादा है, तो करंट ऊपर बनाना चाहिए कि नीचे? ऊपर बनाना चाहिए, तभी तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर होगा ना। तो ये हो गया फेज डिफरेंस 90 डिग्री। समझ आ रहा है? इसको ऐसे भी दिखा सकते थे। अगर हम करंट इधर दिखा देते बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस किधर दिखाना चाहिए था? नीचे। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी दिखाया जा सकता है किसी भी तरीके से, बस दिखना चाहिए कि करंट 90 डिग्री ज़्यादा है पोटेंशियल से। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? तुम लोग को इतना डर लग रहा है ना फिजिक्स से कि लग रहा है कि एग्जाम ही ना दे। हम दे दें। हे राम। हम डिफरेंशिएट करते हैं ओमेगा बाहर कैसे लिखा? dq/dt डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो कैपेसिटेंस होता है वो कांस्टेंट होता है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है। ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है वो भी चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? बस टाइम ना। हो गया, ये बना लिया। उसको फेज डायग्राम बोलते हैं, फेज दिखाने वाले को। सर फेस का मीनिंग तो यही हो गया ना, कितना एंगल का गैप है। इसमें दिखता है बेटा, बट एक्चुअली ये एंगल नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ ना, जब एसएचएम पढ़ाता ना तो वो एक्चुअली एंगल नहीं होता है, वो कंडीशन दिखा रहा होता है। एसएचएम में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, इनिशियल पोजीशन कितना है, ये सब चीज़ दिखाता है वो। यहाँ पे एक्चुअली एंगल ही है,
यहाँ पे अगर बात करूँ तो लूप घूम रहा था ना, तो यहाँ पे एंगल ही है, मान सकते हैं, बट एक्चुअल में ये एंगल नहीं होता। अगर ओवरऑल हम बात करें इस तरह के इक्वेशन की, ये कंडीशन है, ऐसे मानो, ठीक है ना। अपने लिए समझने के लिए तुम बोल लो कि एंगल है, बट हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम ओवरऑल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? देखेगा वीडियो बोले क्लेम कर दिया गलत पढ़ाता है, मैं इसको कुछ नहीं आता एंगल बोल। पता है पढ़ने को बहुत कुछ है। अभी 11th में पढ़ा रहे ना एक एक चीज़, तो मेरे को लग रहा है कि वाह कितना कुछ है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। काइनेमेटिक्स 2.5 महीना से चल रहा है। मिटाऊं? सवाल करें अब इस पे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वो रेजिस्टेंस नहीं है। मैंने रेजिस्टेंस जैसा क्यों बोला, क्योंकि इसका यूनिट वही होता है जैसा यूनिट रेजिस्टेंस का होता है। मैक्सिमम के लिए ये वैलिड है आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई एक्स सी, बट क्या किसी भी टाइम पे ये वैलिड है? नहीं, ध्यान में रखेंगे क्योंकि फेज अलग अलग होता है बेटा। करंट इसमें आगे होता है कितना से? 90 डिग्री से। एक लैंग्वेज लिख लो बेटा, from above it is clear that current leads potential difference by pi by 2 radian लिख लिए? अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, पोटेंशियल डिफरेंस लैग्स बाई करेंट बाई पाई बाई 2 रेडियन। लैग मतलब पीछे होना, लीड मतलब आगे होना। हाँ चल देख, सवाल करते हैं अब। मैं तो क्वेश्चन ही है अपना। सर हमेशा फेज डिफरेंस पाई बाई 2 ही होता है? हाँ, क्यों? ये प्योरली कैपेसिटी के केस में है ना। अभी तो जनरली प्रूफ किया, कोई डेटा लिए थे क्या? जनरल प्रूफ में दिख रहा है ना। कैपेसिटेंस कितना ले रहा है? 1/8 पाई फाराड। बोलो कि इतना अटपटा सा डेटा क्यों लिए हो? ताकि आपका आंसर अच्छा है बस, ठीक है। दिख रहा है सब कुछ? सवाल देख लो क्या क्या है बेटा। सवाल क्या क्या पूछा गया है? सवाल में सबसे पहले ये पूछा गया है, देख यहाँ देख, ई नॉट मतलब ई मैक्सिमम, ई आर एम एस। उसके बाद पूछा गया है ओमेगा। उसके बाद पूछा गया है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद पूछा गया है आई नॉट। उसके बाद पूछा गया है आई आर एम एस। उसके बाद पूछा गया है आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ, इतना कुछ पूछा गया आपसे। देखो, अगर मैंने ऐसे सवाल पूछा है ना कि अगर आपसे केवल ये सवाल भी पूछा जाए ना, मान लिया आई आर एम एस पूछा गया है, तो पक्का तेरे को ये सब पहले निकालना ही पड़ेगा। इस सीक्वेंस में हम दिए हैं, तो एकदम इसी सीक्वेंस में याद रखो, सारा सवाल बनता है ना। आ जाओ, करा जाए साथ में। आ जाओ भाई, बोल बोलो बेटा। ई नॉट बोल, सब ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, तो 8 वोल्ट हो गया। ई आर एम एस बोल बेटा, कितना होगा? ई नॉट बाई रूट 2 मतलब 8 बाई रूट 2 मतलब 4 रूट 2 वोल्ट। आगे बोल बेटा ओमेगा। अरे एक चीज़ और सवाल में तो दिया ही नहीं, एक और है इसके बाद यहाँ पे, वो है एक्स सी। चल, ओमेगा कितना रे?
4 पाई, व्हाट 4 पाई पर सेकंड। पर सेकंड, या सेकंड का पावर -1, 5 मत मान लेना रे इसको, पर सेकंड 4 पाई बाई 5 पर सेकंड ना। फ्रीक्वेंसी बोल। 2 हर्ट्ज। हाँ गुड। एक्सी, एक्सी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फॉर्मूला क्या था? 1 बाई ओमेगा एक्सी, 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा कितना है? 4 पाई। सी कितना है? 1 बाई 8 पाई। कट के कितना हुआ? 2 पर चला जाएगा। 2 ओम। देखो 2 आने के लिए हम ऐसा लिए थे 1 बाई 8 पे, तुम समझ रहे हो? इसलिए इतना बुद्धि से मेहनत किए थे कि तुम्हारा आंसर अच्छा दिखे। मान लो हम दे देते 2 फाराड, तो कितना गंदा था? 1 बाई 8 पाई। ठीक है, 2 ओम। आ जाओ बेटा आगे बोल। आगे क्या निकालना है? आई नॉट। आई नॉट क्या लिख सकते हैं? ई नॉट अपॉन आर की एक्सी। आर कहाँ है? यहाँ सी सर। एक्सी है ना। बोल बेटा ई नॉट कितना है? 8 बेटा एक्सी। 4 सही है? एम्पियर हाँ एम्पियर। ठीक है, तुम लोग देख रहे थे तो सही बताते हो कि नहीं? गुड बॉय। कितना है? 4 एम्पियर। आगे बोल बेटा। आई आर एम एस 2√2 आई नॉट बाई √2, मतलब 2√2 एम्पियर। और कुछ निकाला? आई एज ए फंक्शन ऑफ टी। ये कैसे लिखेंगे? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ देख बेटा कैसे लिखना चाहिए तुमको। सिंपल ऐसे लिखना चाहिए, आई नॉट साइन ओमेगा। ओमेगा में कोई चेंज आता था क्या? जो ओमेगा उसका रहता था यही रहता था, तो ओमेगा उसके कितना 4 पाई है ना बेटा, तो लिख दे यही 4 पाई टी प्लस जो है पूरा लिख, पहले पूरा लिख दिया बेटा। अब याद कर, करंट लीड करता था कि लैग करता था? कितना से? तो क्या लिख दे? 30 प्लस 90, इससे 90 ज्यादा होता था ऐसा। समझ में आया? ये मत करना 4 पाई टी प्लस 90 मत लिख देना, उससे 90 डिग्री ज़्यादा, ध्यान रहना चाहिए। आगे बात समझ में? दिस इज ऑल अबाउट। अगर अच्छे से लिखना चाहिए इसको तो क्या हो गया? आई नॉट कितना आया हुआ है? 4 एम्पियर 4 साइन 4 पाई टी प्लस 120 डिग्री। अब सॉल्व करते समय ध्यान में रखोगे कि दोनों एक ही यूनिट में रखोगे। उतार ले। उतारो सर, एक क्वेश्चन तो बना देते हैं। हाँ बेटा टी का वैल्यू इसमें दे दीजिए। दे दीजिए, 2 सेकंड में बता दो। और क्या है? क्या है 2 सेकंड पे लिखोगे? क्या लिखोगे? 8 पाई प्लस 120 डिग्री। 8 पाई साइन 8 पाई प्लस 120 क्या? साइन 120 हो जाएगा। और साइन 120 कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। आंसर कितना हो गया? √3/2 2√3 एम्पियर 2√3 एम्पियर आंसर। इतना तो करना आना चाहिए, इसमें क्या करें? ठीक है ना? हाँ शुरू हो जाना है सब। देखो ये सवाल आप बोलोगे फिर करंट काहे दिखा दिए? एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे दिखा रहे हैं। हाँ करा जाए साथ में। आइए अब तुम बोलो सवाल क्या क्या होना चाहिए। तुम बताओ सवाल क्या होगा, तुम ही बताओ आंसर क्या होगा। बोलो फिर आप क्या आए हैं? बोलो सवाल बताओ। पहले क्या निकालना चाहिए तुम्हें? आई नॉट। वेरी गुड, ये लड़की कुछ करेगी जीवन में। पहले तुम्हें सवाल में निकालना चाहिए बेटा, आई नॉट निकालना चाहिए।
उसके बाद निकालना चाहिए IRMS, उसके बाद निकाल देना चाहिए ओमेगा, उसके बाद निकालना चाहिए F, उसके बाद निकालना चाहिए XC, उसके बाद निकालना चाहिए A0, फिर निकालना चाहिए ERMS, और आखिरी में क्या निकालना चाहिए बेटा? E एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कोई दिक्कत? करा जाए साथ में? बोलो फटाफट बोल दो साथ में क्या। I0 कितना है बाबू? I0 मतलब मैक्सिमम करंट ना। चल आगे बेटा IRMS I0 बाई रूट 2 होगा, मतलब 2 बाई रूट 2 मतलब रूट 2 एम्पियर। चल आगे बोल बेटा। ओमेगा 4 पाई पर सेकेंड। हाँ आगे बोल बेटा। फ्रीक्वेंसी 2 हर्ज। आगे बोल बाबू। XC 1 बाई ओमेगा C। ओमेगा कितना है बाबू? 4 पाई। C कितना है बेटा? 1/16 पाई, तो कितना हो गया? 4 ओम। रेजिस्टेंस जैसा यूनिट होता है ना। चल आगे बोल बाबू। E0, क्या E0 हम लिख सकते हैं? I0 XC भी इक्वल्स टू IR जैसा। I0 को E0 बाई XC लिखते थे ना, तुम लिखते जा रहे क्या जी आंसर? बहुत जल्दी में बेटा। हाँ I0 कितना आया हुआ है? 8 हाँ तो ये कितना हो गया बेटा? 8 वोल्ट। ERMS बोल दो। 8 बाई रूट 2 4 रूट 2 वोल्ट। अब क्या लिखना है फाइनली? E एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो कैसे लिखना चाहिए देख बेटा, ऐसे लिखना चाहिए E0 साइन। अब करंट पे जैसा दिया हुआ पूरा लिख दो, पहले जो भी दिया हुआ सब लिख दे पहले। 4 पाई t माइनस 60 लिख दिए बेटा। अब याद कर, करंट लीड करता था कि लैग करता था? कौन आगे था रे? हाँ करंट आगे था ना। तो ये EMF क्या करेगा? पीछे हो जाएगा। तो -90 कर दे क्या? तो फाइनली आंसर कितना हो गया बेटा? E0 कितना आया हुआ था रे? 8 साइन 4 पाई t माइनस 150 डिग्री, है ना। हो गया। दिस इज ऑल अबाउट। कर लोगे ऐसा सवाल? देख दोनों तरह का सवाल कर लिया, एक बार करंट देकर, एक बार EMF देकर। टाइम कितना हो रहा है पवन? 40। चलो जल्दी करो, एक और बचा वो भी कर ही के जाएंगे। अब बीच में कोई अचानक से पूछ देंगे ना तो घबरा जाओगे। ऐसे सीक्वेंस में ही सीखना चाहिए, है ना। सब कुछ दिखने लगता है। अच्छा इधर तो उतार लियो ना तुम लोग? उतार ले। उतार लियो तो लिखो नेक्स्ट में, थर्ड में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इसका डायग्राम है, रुक जाओ, बस ये लिखो ना।
टॉपिक का नाम लिख लीजिए। है रजिस्टर नहीं है, हाँ डायरेक्शन दिखा रहे हैं, इस बार बता रहे हैं क्यों, क्योंकि डायरेक्शन दिखाएंगे तो उसको बैटरी नहीं बना पाएंगे। टॉपिक का नाम लिख लीजिए बाबू, जल्दी लिखो सूरज, लिख लीजिए, बिठा दो इसको। चल अब लिख थर्ड में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें केवल इंडक्टर हो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पॉसिबल है क्या बेटा प्रैक्टिकली, कि केवल कैपेसिटर, और कैपेसिटर हो चाहे कुछ, तार वार तो रखोगे ना भाई, तार है तो रेजिस्टर है तो रेजिस्टेंस आएगा। प्योरली इंडक्टर क्या है, वायर से ही बना होगा ना, तो रेजिस्टर आएगा। प्योरली इंडक्टिव प्योरली कैपेसिटिव कुछ नहीं होता है, केवल रेजिस्टिव भले ही हो सकता है। चलो आ जाओ, क्या हुआ, बोल के बड़ा खुश हो गया है। तो मान लेते हैं करंट दिया हुआ है, इस बार ईएमएफ नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, करंट। तो इस बार ईएमएफ का कहानी करेंगे, फिर दोनों का रिलेशनशिप चेक करके फिर सवाल करेंगे। हाँ ध्यान से देखो, मान लो ऐसे करंट दे दिया गया बेटा, पक्की बात है कि करंट बह रहा होगा तो समय के साथ बढ़ रहा होगा, बढ़ते बढ़ते जीरो हो गया होगा, फिर इधर बहने लगा होगा, क्योंकि वैरी कर रहा है ना ये हमेशा। मान लेते हैं कि इस सिचुएशन में इधर बह रहा है और वो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या इंडक्टर को करंट बढ़ने से दिक्कत होता था, क्या वो खुद बैटरी की तरह बहने लगता था, ईएमएफ इंड्यूस कर देता था। तो ये जो बैटरी की तरह खुद बनेगा बेटा, वो कैसा बैटरी बनेगा, ताकि इसको अपोज करे, तो अपोज करने के लिए पक्का ये ऐसा ही बैटरी बनेगा भाई साहब, बनेगा ना बेटा। और ईएमएफ कितना इंड्यूस करेगा, LdI/dt, याद है माइनस एल, बोले ना माइनस डायरेक्शन दिखाता है, और हम ये मैग्नीट्यूड लिखेंगे LdI/dt। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हम लोग बुद्धि से देख लेना बेटा कि इधर बढ़ रहा है तो ऐसा बना दिए, और मैग्नीट्यूड लिख दिए LdI/dt, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो इस तरीके का बैटरी बन रहा है बेटा। इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस भी वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये करंट दिया हुआ है तो क्या हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं बेटा, या फिर ईएमएफ बोले ऐसा, ईएमएफ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, LdI/dt जनरेट हो रहा है बाबू। चल अब बोल, आई तुझे दिया हुआ है ना, क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते थे बाबू टाइम के फॉर्म में, टाइम के रिस्पेक्ट में कर, क्या लिखोगे, I0 ओमेगा बाहर निकल गया, cos ओमेगा t, एक मिनट, L तो था ना यहाँ पे, L पहले से है। अब बोल I0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ऐसा क्या। तो देखो ईएमएफ भी आ गया क्या टाइम के फंक्शन में। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर दे रहे हैं ताकि तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। देख क्या लिख सकते हैं ऐसा, कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके, ताकि कंपेयर कर पाए बेटा फेज। अच्छा फेज तभी कंपेयर कर पाओगे जब ये भी साइन हो ये भी साइन हो, या ये भी कॉस हो ये भी कॉस हो, तभी ना। तो चूंकि ये साइन में दिया तो आपको साइन में ही करना है, और कुछ ऐसे कन्वर्ट करना चाहिए कि चूंकि यहाँ प्लस ओमेगा टी है तो यहाँ भी प्लस ओमेगा टी होना चाहिए, ताकि इतना माइनस इतना करूँ तो फेज डिफरेंस में ओमेगा टी किसी तरह कट जाए। आगे बात समझ में। चल तो तुझे दिखाई दे रहा है बेटा इस तरीके से। अब देख जो साइन के बाजू में है ये क्या होगा, मैक्सिमम ईएमएफ होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो आ गया ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें हमें देखने को मिला जहाँ पे वेयर E0 क्या था बेटा, मैक्सिमम ईएमएफ, और ये क्या था I0 ओमेगा एल है क्या। देख थोड़ा ध्यान से बेटा, E0 बराबर I0 इंटू ओमेगा एल, इसका ये यूनिट वोल्ट एम्पियर, तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, ओम। भी इक्वल्स टू IR जैसा दिख रहा है ना। तो इसका भी यूनिट क्या हो गया बेटा, नहीं भैया नहीं, इसका भी यूनिट क्या हो गया, तो हम लोग का मतलब ये हो गया, शेड्यूल हो गया है। नहीं, इस समय इसका यूनिट क्या हो गया बेटा, ओम हो गया। तो इसका नाम क्या दिया गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम दिया गया बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको डिनोट करा जाता है बेटा XL से। कैसे, XL से। वेयर XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका यूनिट कितना होता है बेटा, ओम। ठीक है, उतार लीजिए।
और एक्सेल का वैल्यू लिख देते हैं यहीं पे, ओमेगा एल। उतारो। हाँ एक और चीज़ देख लो यार थोड़ा, बेटा फेज सेम है क्या दोनों का? करंट और ईएमएफ का अलग अलग है ना? अच्छा अलग अलग कौन आगे है? ईएमएफ आगे है। इस बार ईएमएफ का ये फेज 90 डिग्री ज़्यादा है, तो अगर मैं डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो ईएमएफ को ऊपर दिखाऊंगा क्या? ऐसा बेटा ये वोल्टेज को और करंट को इधर 90 डिग्री। अगर मैं वोल्टेज इधर दिखा दिया बेटा तो करंट को नीचे बनाना चाहिए। बना लीजिए। अच्छा इस केस में कौन लीड कर रहा है रे? पोटेंशियल डिफरेंस ना। और वहाँ कौन लीड कर रहा था? करंट। ये कभी कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि कहाँ कौन लीड कर रहा है? रुको रुको रुको, थोड़ा सा लिखना बंद करो ना। यहाँ पे कौन लीड कर रहा है? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। और वहाँ कौन लीड कर रहा था? कन्फ्यूजन नहीं होगा ना एग्जाम के टाइम में। इसको याद रखने का तरीका सुन लो। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, पढ़ो। इंडक्शन में पोटेंशियल लीड करेगा, इसको लैग करेगा मत पढ़ लेना, सब उल्टा हो जाएगा। आईपीएल सबको पसंद है ना? दैट्स वाई। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अच्छा जिसको पसंद नहीं है वो तो मेरे को खुद ही पसंद नहीं है। पर कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बेचना होता है ना, स्टूडेंट को पसंद होता है ना। हो गया, सवाल करा जाए। ठीक है, उतार लिए सवाल, देख लो, उतार लो सवाल, डायग्राम बना दो मतलब। हाँ बेटा, बोल सवाल बोल।
क्या पूछ सकते हैं हम? पहला सवाल क्या हो गया बेटा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अरे क्या बात है, आगे फिर आगे, क्या बात है। आइए फटाफट बोल दीजिए भाई। A0 बोल बेटा, 8 वोल्ट। ERMS बोल दे बाबू, 4√2 वोल्ट। ओमेगा बोल दो बेटा, पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी बोल दो बाबू, 5 हर्ट्ज। एक्सेल बोल दो, ओमेगा एल। एक्स क्या था? 1/ओमेगा c, और एक्सेल क्या होता है? 1 ओमेगा एल। बोल, ओमेगा कितना है? 10 पाई। एल कितना है बाबू? कितना आ गया? 4 ओम। एक्सेल ओम आएगा ना। चल आगे बोल बेटा, I0 A0 अपॉन, अरे उसमें ये बात नहीं लिखे ना अपन, क्या जैसे हर केस में लिखते थे ना कि मैक्सिमम I0 इक्वल्स टू E0 बाई एक्सेल इज वैलिड, बट इज इट वैलिड? I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इक्वल्स टू E एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t बाई एक्सेल, ये वैलिड नहीं है। ध्यान में है ना, दोनों का फेज अलग अलग था। ले बेटा आइए बोल है, मतलब थोड़ा सा बचना चाहो कि मत लिख पाओ। पगल है पैर के एकदम, कैसे मतलब ऐसे कैसे? ये वैलिड था बेटा, देख पलट जो थ्योरी पढ़ा है अभी, जो पढ़ा है इंडक्टिव वाला ही, इंडक्टिव वाला ही, पर क्या ये वैलिड था? आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इक्वल्स टू ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी बाई एक्सेल, ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि दोनों का फेज अलग अलग है ना बाबू। यही बोल रहे हैं ये वैलिड है पर ये वैलिड नहीं। हर केस में ऐसा बात कर रहे हैं ना अपन, ठीक होगा क्या? आयुष चेक कर ले। I0 into एक्सेल था ना। अरे भाई एक, वाह, अरे एक ही बात है ना बाबा, ठीक है। बोल यहाँ E0 कितना है? एक्सेल कितना है? आंसर 2 एम्पियर। IRMS √2 एम्पियर। IT पहले पूरा लिख देना चाहिए, पूरा कहानी 10 पाई टी प्लस 45 डिग्री। अब याद करना चाहिए कौन आगे रहता है यहाँ पे? इंडक्टर में पोटेंशियल आगे रहता है, तो करंट पीछे रहेगा कितना से? अब जो भी आंसर आए क्या हो जाएगा? I0 कितना था रे? 2 साइन 10 पाई टी माइनस 45। ठीक है, हो गया, उतार ले। वह तैयार है जाने के लिए। टाइम बचा है 5 मिनट और 3 मिनट है। हाँ, एक सवाल और हो जाएगा। 5 मिनट है, अरे 2 सवाल। तुझे भी पता है सवाल बनाएंगे, क्वेश्चन भी तुम खुद ही बनाने सीख गए हो। उतार लिए।
केमिस्ट्री कैसा गया तुम्हारा? अच्छा गया? हाँ, तुम्हारा भाई? नहीं। चलो देखो, सवाल बोलो। पहले क्या निकालोगे? आगे मैं क्यों रटवा रहा हूँ, ये सब सवाल क्यों रटवा रहा हूँ? ताकि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको पता रहे सीक्वेंस पे कैसे निकालना होता है। क्योंकि कोई भी बीच का पूछ दो एक, तेरे को पीछे का सब निकालना ही पड़ेगा, तभी निकाल पाओगे। अगर ये निकालना पड़ जाए तो तुझे आई नॉट पता होना चाहिए ना। अब आई नॉट कब पता रहेगा? जब तुझे एक्सेल पता रहेगा ना, है कि नहीं? एक्सेल कब पता रहेगा? जब तुझे ओमेगा पता रहेगा ना, है कि नहीं? बोल बेटा आगे। फिर देन, फिर क्या बात है? अच्छा आगे बोल। हो गया, चल बोल फटाफट, आजा बोल बेटा। ई नॉट, सॉरी आई नॉट 2 एम्पियर, आई आर एम एस √2 एम्पियर, ओमेगा पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज। अरे हम क्यों खुश हो रहे हैं भाई? मेरा तो क्लास है अभी। क्या बे, पढ़ना है ना? खून चूस लो मेरा। आ गया, एक और कहाँ गया? फ्रीक्वेंसी के बाद एक्सेल बोल बेटा। ओमेगा एल 8 पाई, एल कितना है बाबू? तो कितना हो गया बेटा? 4 ओम। ई नॉट बोल बेटा। आई नॉट इंटू एक्सेल, आई नॉट कितना है रे? 2 4 8 ना। आगे बोलो बेटा। ई आर एम एस 4√2 वोल्ट। सूरज मजा आ रहा है? बोल बेटा। ई नॉट जो है पूरा कहानी लिख देते हैं अंदर में पहले, 8 पाई टी प्लस पाई बाई 2। अब बोल ई नॉट कितना आया हुआ है? 8 साइन 8 पाई टी प्लस पाई, अरे यहाँ तो पूरा लिखे नहीं, इसमें घटाना बढ़ाना भी तो होता है। EMF आगे रहता है ना, प्लस पाई बाई 2। तो ये कितना हो गया टोटल? 180 डिग्री, मतलब पाई। बस ना, हो गया, लिख ले और जाएं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करके आना, देखना कौन किस में आगे रहता है, ताकि अपन नेक्स्ट क्लास में अब तीनों को कंबाइन करके एक साथ पढ़ेंगे, है ना? ठीक है पवन, थोड़ा